हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 की इंट्रोडक्शन मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमें इस चैप्टर में नया कुछ नहीं सीखना, बस इसके बाद हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब देखो, बेसिकली हमने ना मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया था, मतलब एक्सरसाइज 9.4 से। उसके पहले हम मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कर रहे थे। अब यहाँ से 9.4 से गेम थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन बनाना होता है, मतलब हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से सोल्यूशन के पास जाना होता है। अब उसमें सबसे पहले हमने वेरिएबल सेपरेशन पढ़ा, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने अभी लास्ट वीडियोस में ख़त्म किया है, और आज की जो वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे रहेगा। अब मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, ये ऐसा नहीं है कि किसी का मन किया कि एक और मेथड बना देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर कोई सिंपल सी इक्वेशन है उसको हम वेरिएबल अगर सेपरेट हो रहे हैं तो उसको इसी से करेंगे। अब अगर वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी है कि हम उसको होमोजीनियस अगर बना पाएँ या चेक कर पाएँ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में मतलब लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि 3 ट्रिक्स दी थी मैंने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए। तो अगर ये होमोजीनियस है तो उसको हम ऐसे करेंगे। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इससे भी नहीं हो रही, होमोजीनियस से भी नहीं हो रही, तो वो किससे होगी? वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगी। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके आपके मन में 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला कि सर व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, एंड अगर हमने उसको पहचान लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली यही हमारे आज की वीडियो के मेन टॉपिक हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस टॉपिक को करवाने से पहले ही आपको बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक को कहीं पर भी और पढ़ोगे ना, तो सभी टीचर्स ने मोस्टली क्या किया है, उन्होंने यही बताया कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं और इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। इवन आपकी एनसीईआरटी में भी यहीं से स्टार्ट किया गया है कि इसकी 2 टाइप्स हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप वैसे कर लोगे कि 2 टाइप्स को पहचान लिया, उसको सॉल्व कैसे करना सीख लोगे, बट आपके मन में कहीं ना कहीं छोटे छोटे डाउट्स रह जाते हैं। और उन डाउट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है और किस तरह से मैं आपको ईजी से ईजी वे में बता सकता हूँ। तो मैं पहले वही बताने की आपको कोशिश करूंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख के यहाँ पर देखेंगे और फिर उसको मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली ये जो लीनियर वर्ड है ना, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है इस मतलब की टॉपिक में। चलो ऐसा करते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्चुअल में डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हमें इसको याद नहीं करना है। मैं जस्ट ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी हो पाए। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन is a differential equation that is defined by linear polynomials। अब ये जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी यही करता है। इन द अननोन फंक्शन डिपेंडेंट, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, आपको आगे जाके बता देता हूँ, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? अब इसका एक्चुअल में मतलब समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंफ्यूजन कहाँ पर होती है। अब देखो, लीनियर जो वर्ड है, आपने लीनियर वर्ड पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, आपको पता है ये एक लीनियर इक्वेशन है इन एक्स। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, इसको हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर की पहचान क्या होती है कि उसमें एक्स और वाई की डिग्री कितनी होती है? 1। जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। अब यहाँ पर सभी टीचर्स क्या करते हैं कि वो बता देते हैं कि इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अब वो बाद में एग्जाम्पल भी लिखते हैं कि ये आपकी एक एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब अगर आपको क्रैमिंग करनी है वो अलग बात है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि लीनियर वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पर एक्स की पावर जो है वो 2 है, तो फिर ये लीनियर कैसे हुई? अब यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है जो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दैट इज, अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है।
इज डिफाइंड बाय लीनियर पॉलिनोमियल्स इन अननोन फंक्शन या डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, देखो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो आपको पता है इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम वाई को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है डेरिवेटिव एक्चुअल मतलब क्या होता है, वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिसको हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ध्यान से देखो, इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। अब ध्यान से जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना, इसमें y और डी वाई बाई डी एक्स है। x की पावर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। x की पावर चाहे 3 हो, 4 हो, चाहे 1 हो, चाहे कुछ भी ना हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि y और उसके डेरिवेटिव पर। अब इस डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूँ। उन की पॉइंट्स की आप हेल्प से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को झट से पहचान जाओगे, और अगर आपने पहचान लिया तो आप ये भी बता पाओगे कि ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेगी कि सेकंड कैटेगरी। आपको पता है ना इसकी 2 टाइप्स होती हैं जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको की पॉइंट्स लिख के बता देता हूँ। अब देखो, अगर आपको डेफिनेशन को और भी अच्छे से समझना है तो ये मैंने 3 की पॉइंट्स लिखे हैं। देयर आर नो पावर्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब आपको पता है कि यहाँ पर मैंने बात की है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर यहाँ पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है हमारा, y ऊपर है ना, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, तो y और उसके डेरिवेटिव की हमेशा जो पावर है, नो पावर का मतलब सिर्फ 1 पावर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव या उसकी पावर क्या होगी, 2। ठीक है, ये मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। सेम वे से देर आर नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह की टर्म नहीं आ सकती। देखो, ऐसी भी टर्म नहीं आ सकती, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, इसमें डी एक्स बाई डी वाई है। अब x इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ना तो ये टर्म आ सकती है ना ये टर्म आ सकती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। हमें इन्हीं दोनों से पता लगेगा कि हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी 2 कैटेगरीज हैं। जो आपकी बुक में भी बताया गया है ना कि 2 कैटेगरीज हैं, वो यही है। एक में डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा, एक में डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पर नहीं हो सकती। तीसरी बात, देयर आर नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मान लो ये वाली है, इसमें कभी भी ये वाली टर्म या ये वाली टर्म या ये वाली टर्म नहीं हो सकती अगर वो y, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेम वे से अगर इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो sin x या tan इनवर्स x या ex या log x, ऐसी कोई भी टर्म नहीं हो सकती। तो आई होप आपको इतनी मतलब बातों से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। देखो, एक बार बता देता हूँ दोबारा से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका जो डेरिवेटिव होता है वो दोनों होने चाहिए, और उसमें जो है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1। उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, और उसमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हो सकता। हो सकता है कि अभी आपको ये समझने में, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे टॉपिक में आप इससे यूज टू हो जाओगे। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरह की होती है, और मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि इस पर डिपेंड करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है या डिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के बिहाफ पर ही हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अब उसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरह की होती है, तो इसको मैंने खास नेम दे दिया क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, अब इसकी खास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ सकता है p और q क्या है। अब आपको अभी बता देता हूँ। देखो, आपको याद होगा हमने अभी ना एक इक्वेशन लिखी थी, ये वाली, डी वाई बाई डी एक्स। दोबारा से लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको हम ध्यान से कंपेयर करें, यहाँ पर y है और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है, तो मतलब ये इसकी भी सिंगल पावर है, इसकी भी सिंगल पावर है, ये आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं है, और इसमें हमारा कोई नॉन अलजेब्रिक फंक्शन भी नहीं है जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल इन टर्म्स ऑफ y। तो ये क्लियरली एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। अब वेयर मैं बता देता हूँ आपको,
where P and Q are constants, P and Q are constants or functions of x only। ये बात आप याद रखोगे, फंक्शन ऑफ x ओनली, उसका रिवर्स है, ठीक है। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। वो आपकी बुक में एग्जांपल है dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब इसको आप देखते ही पहचान जाओगे, आपको पता है ये होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस में क्या होता है आपको पता है, होमोजीनियस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ सकता, अगर आ सकता तो उसमें x/y या y/x होना चाहिए, तो ये क्लियरली होमोजीनियस नहीं है। अब मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। होमोजीनियस नहीं है तो हम देखेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अब इसमें y है, डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये क्लियरली इससे मैच भी हो रहा है। यहाँ पर देखो ध्यान से, p की वैल्यू कितनी है, अगर इसको कंपेयर करें, p की वैल्यू 1 है एंड q की वैल्यू कितनी है आप मेरे को बताओ, sin x। तो दोनों हमारी सेटिस्फाई भी होगी। देखो p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x ओनली। यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है, ये x ओनली है। दोनों फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं, दोनों कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, तो ये टोटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हो। अब सेम वे से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, अगर वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा, जैसे यहाँ पर x है, मैंने आपको पहले बताया था dx/dy मतलब x इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, वेयर p1 एंड q1 आर कॉन्स्टेंट्स, सेम वही हमारी डेफिनेशन रहेगी, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y ओनली, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ, आपकी बुक में है dx/dy, थोड़ी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिख लो 2x इज इक्वल टू कॉस y। अगर आप अब फिर से देखो, ये होमोजीनियस है नहीं, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें अकेला y है, y/x और x/y नहीं है। तो अगर हम इसको, हमने देखा कि यहाँ पर y है, cos y है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ y है और y ऐसी फॉर्म में नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है कि ये सेकंड फॉर्म की हो, और सेकंड फॉर्म में होने के लिए यहाँ पर x सिंगल पावर में है और इसका डेरिवेटिव है, और ये आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं है, और ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल जो इन टर्म्स ऑफ x हो। मतलब ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है। अब इसमें हमारा p1 कितना है 2 एंड q1 कितना है हमारा cos y। तो इस तरह से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हो, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पहले मैं आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करूं और फिर आपको उसकी पहचान बताऊं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। अब आपको पता है कि अगर ये y में है तो y और डेरिवेटिव इसका dy/dx होगा, अगर ये x में है तो x और dx/dy होगा। बाकी p q कुछ भी हो सकते हैं, p1 q1 कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x ओनली, यहाँ पर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y ओनली। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये देखना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, मैं आपको एक क्वेश्चन ना अपनी तरफ से सॉल्व करवाऊंगा और सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा। बाद में हम एक मैपिंग करेंगे और उस मैपिंग से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले सिर्फ प्रोसीजर समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से। अब देखो, ये जो एग्जाम्पल है ये मेरी तरफ से है। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर बता पाऊँ। अब प्रोसीजर मुझे क्यों बताना है, क्योंकि देखो पहली बात तो आपको वो आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स कर पाओगे। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जो हम यहाँ पर करेंगे बट हम आगे जाके क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स में नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको लास्ट में एक मैपिंग दूंगा जिसकी आप हेल्प से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब उस मैपिंग में कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। अब वो जो एक्सप्लेनेशन है बार बार हम क्वेश्चंस में नहीं देंगे, इवन एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब मैं अपनी तरफ से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करता चलूँ। अब देखो, वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मान लो एग्जाम्स में ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैंने आपको हमेशा यही बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले होमोजीनियस चेक करो, और अगर आपको इसको होमोजीनियस चेक करोगे, अगर आप इसको होमोजीनियस चेक करोगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है।
इस जोन में कितने वेरिएबल हैं 2, इसमें कितने वेरिएबल हैं 1, इसमें कितने वेरिएबल हैं 1। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब डिफरेंट जोन में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये क्लियरली होमोजीनियस नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि आप होमोजीनियस पहले चेक किया करो। अगर होमोजीनियस नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको हम वेरिएबल सेपरेशन से चेक कर सकते हैं या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको लास्ट पेज में बताया कि दो टाइप्स की है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी बता दी। मतलब ये अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब हम उसको जल्दी जल्दी से चेक कर सकते हैं अपने मन में, जैसे अभी हमने होमोजीनियस को चेक किया। अब सेम वे से ध्यान से देखो, यहाँ पर y है, यहाँ पर dy/dx है, मतलब y है और उसका डेरिवेटिव है और दोनों की पावर कितनी है 1, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। और ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल जो इन टर्म्स ऑफ y हो। मतलब इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप से कंपेयर कर सकता हूँ। तो करते हैं, कंपेयर इट विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो, y के साथ p है, y के साथ क्या है 1/x, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/x एंड q की वैल्यू कितनी आ गई x। अब आपको बताया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको लास्ट पेज बताया था कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, dx/dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। और p और q क्या होते हैं, फंक्शन कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली, और यहाँ पर p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद जो मैं स्टेप करने वाला हूँ वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका नेम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, IF, ठीक है, e की पावर pdx। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ e की पावर pdx, p कितना है 1/x dx, और इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप सभी को पता है कि 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, इस x का डायरेक्ट ऊपर पड़ा है log mod x, और साथ में क्या लिखते हैं प्लस c। अब यहाँ पर मैं c1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि वो बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको करके नहीं दिखा सकता। इवन NCERT में तो यहाँ पर प्लस c1 लिखते ही नहीं है। बट लिखना क्यों नहीं है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। इवन यहाँ पर मॉडुलस भी नहीं लिखते हैं, वो भी क्यों नहीं लिखते हैं वही मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आपको बताइए e की पावर में है सब कुछ, और अगर e की पावर में ऐसे कुछ नंबर हों तो उसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर a इंटू e की पावर b, बेस सेम पावर सेट। तो विच इम्प्लाइज e की पावर log mod x इंटू e की पावर c1, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब आपको पता है e और log इकट्ठे हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा mod x इंटू e की पावर c1। अब यहाँ पर एक एक बात ध्यान से समझने वाली है, क्योंकि बहुत सारी, देखो मैं भी आपको सीधा बता सकता हूँ कि इस यहाँ पर आंसर आएगा e log x। अब आपके मन में दो क्वेश्चन आ सकते हैं, सर मॉड क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तो हम डालते हैं, हमेशा से डालते आए हैं। और दूसरा क्वेश्चन, सर प्लस c क्यों लिखा। अब NCERT में इसकी किसी की भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और मोस्टली आपको कहीं पर मिलेगा भी नहीं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम मॉडुलस, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मॉडुलस क्यों लिखते जब भी लॉग आएगा, और प्लस c कांस्टेंट क्यों नहीं लिखते, उसका एक रीज़न है। अब देखो c तो लिखना जरूरी है ना, कोई इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, बट क्यों नहीं लिखना मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अब देखो ऐसा करो, इस मॉडुलस को हटा दो। अगर आप मॉडुलस को हटाओगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस x इंटू ई की पावर c1। और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जब हमने प्लस माइनस को कांस्टेंट के साथ एडजस्ट किया। अब मैंने ये जो प्लस माइनस था इस कांस्टेंट, देखो e की पावर c1 एक कांस्टेंट है, इसके साथ एडजस्ट कर लिया। अब क्यों किया, इससे मेरा आंसर कितना आएगा, इज इक्वल टू x इंटू सी, वेयर जो c है वो कौन सा है, प्लस माइनस e की पावर c1। तो मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, x इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर हम आगे से, मतलब अगर मैं यही क्वेश्चन अगर आपकी बुक में होता तो उन्होंने लिखना था जस्ट x। अब मैंने यहाँ पर c लिखा है। अब
मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि प्लस सी क्यों। अब देखो मॉडल्स का तो आपको पता लग गया कि वो कांस्टेंट के साथ एडजस्ट हो गया। अब प्लस सी कांस्टेंट क्यों नहीं लिखते उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ऐसा करो, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब मैं जो भी स्टेप्स करने वाला हूँ ये हमें क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स में नहीं करने, इवन आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं किया गया। तो मल्टीप्लाई आई एफ, ऐसा करो, विद इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना है, x इंटू सी को मल्टीप्लाई कर दो डी वाई बाई डी एक्स से, x इंटू सी वाई बाई एक्स से, x इंटू सी इंटू एक्स से। ध्यान से देखो, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ से ना ऐसा करो, इस कांस्टेंट को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। अब मैं जानबूझ के एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहा, ठीक है, साथ में क्या है इसके c। अब क्लियरली आपके सामने है, ये c और c कैंसिल आउट हो गए। अब आपको पता लग गया होगा कि हम c क्यों लिखते। देखो, जब भी हम कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और उसका जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा इस तरह से कट हो जाएगा, जिस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसीजर है। अब आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसीजर में हर बार ये c कैंसिल आउट होगा, तो उसको मैं क्यों लिखूं। तो इसलिए किसी भी बुक में यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखा रहता, और मैं भी आगे से क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, बट उसके पीछे की जो कहानी है, जो प्रोसीजर है, वो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो अल्टीमेटली एंड में कैंसिल आउट ही हो जाता है। अब मॉडल्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो मॉडल, देखो यहाँ पर अगर कभी भी लॉग आएगा ना ई की पावर में, तो लॉग मॉड होगा, लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड कॉस एक्स, मॉड एक्स, कुछ भी आएगा। अब उसका जो प्लस माइनस है वो मैं कांस्टेंट के साथ एडजस्ट करूंगा, और वो कांस्टेंट हमेशा एंड में कट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये बात याद रखोगे, ना तो हम लॉग के साथ मॉडुलस लिखेंगे और ना ही कभी प्लस सी लिखेंगे। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, मैं आपको क्वेश्चंस में रिमाइंड भी करवाता रहूँगा। जस्ट मुझे यही समझाना था आपको कि यहाँ पर प्लस सी और मॉडुलस क्यों नहीं लिखते। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो, ये भी आपस में कट हो रहे हैं। तो हमारे पास कितना बच गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये किसी टर्म के साथ मैच कर रहा है। देखो कैसे, आप ना एक बार ऐसा करो, इसका डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, x यहाँ पर कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये हमेशा हम ऐसे ही इसको लिखेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये वाले स्टेप्स हमें मतलब कि क्वेश्चंस में नहीं करने, ये जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स इंटू वाई एक्स इंटू एक्स डी एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन होगी। यहाँ पर डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास एक्स वाई रह गया। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अब ये जो स्टेप है ये आपको याद रखना है, यही आपकी एनसीईआरटी ने बताया है और यही मैं आपको आगे जाके मैपिंग में बताऊंगा। मतलब इसके बाद हमें डायरेक्टली यही स्टेप करना है। अब बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ कि y इंटू आई एफ याद कर लो, q इंटू आई एफ याद कर लो, इसकी इंटीग्रेशन, बट मुझे ये समझाना था कि एक्चुअल में होता क्या है, कि ऐसा क्यों बनता है स्टेप। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तभी मैंने आपको ये डेरिवेशन या प्रोसीजर करवाया। ठीक है, ध्यान से देखो, वाई आई एफ कितना है हमारा, एक्स इंटू सी नहीं लिखेंगे, आपको पता हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, इंटू सी नहीं लिखा। क्यू कितना है हमारा, एक्स, आई एफ कितना है हमारा, एक्स, मैंने वही लिखा है, एक्स इंटू एक्स करके। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन तो हमारे लिए बहुत ईजी है। अब ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ पर लिख लो, आप कोई कांस्टेंट लिख लो,
C2, जो भी नेम देना दे दो, ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर है ये हमने किसकी हेल्प से निकाला है? विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर बताने का सिर्फ यही रीज़न था कि देखो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, कंपेयर किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और उसके बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप करने वाले हैं। ये सब कुछ हम नहीं करने वाले। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ कि एक्चुअल में हम प्लस सी, मेन इसमें बात समझने वाली यही है कि हम कांस्टेंट प्लस सी यहाँ पर क्यों नहीं लिखते, जबकि हम इंटीग्रेशन में सीखते हैं कि प्लस सी लिखना जरूरी है, और लॉग के साथ मॉडुलस क्यों नहीं डालते, जबकि हमने हमेशा हर फॉर्मूले में लॉग मॉडुलस ही डाला है। तो मॉडुलस भी मैंने आपको बता दिया कि उसका प्लस माइनस सी के साथ एडजस्ट हो जाता है, और सी जो है वो बाद में कट हो जाता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। तो यही मेन बात मुझे आपको समझानी थी। अब जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दूसरी टाइप की, dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन, अब उसको भी हम सिमिलर वे से ही सॉल्व करेंगे। उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ही बता दूंगा, मैपिंग में ही बता दूंगा कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, मतलब हमारी मैपिंग्स। अब मैंने आपको बता ही दिया कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब उसको मैंने मैपिंग की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो हमें क्वेश्चंस में नहीं करने हैं, वो जस्ट आपको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन थी। अब आपको बताया कि आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो तरह से हो सकती है, ये y में है और ये x में है। पहचान आपको मैंने पहले ही बता दी, ठीक है। सबसे पहले हम उसको कंपेयर, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हम कंपेयर करेंगे। जैसे ही हमने पहचान लिया कि वो ये फॉर्म में है तो p और q की वैल्यूज़ लिखेंगे। अगर हमने पहचान लिया कि वो ये फॉर्म में है, p1 और q1 की वैल्यूज़ को लिखेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी क्या थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e की पावर p dx, उसकी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ये सब कुछ उल्टा है, तो e की पावर p1 dy। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक को याद रख लो, दूसरा वाइस वर्सा। ये पी डी एक्स है तो ये क्या होगा? P1 dy, ठीक है। अब उसके बाद वी गॉट दी सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके, मैंने लास्ट पेज पे क्या किया था? मल्टीप्लाई किया, फिर आपको सारा डेरिवेटिव करके दिखाया था। अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है कि अगर ये देखो y में है ना, तो मैंने y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर भी सेम है, हमने मतलब उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब यहाँ पर ये सारा कुछ x में है तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने y से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से मैंने x को मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। अब इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी मतलब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। आपको बताया जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी और उसके डेरिवेटिव्स की पावर्स 1 होनी चाहिए, वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, और कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमने पहचान लिया, फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे वो मैंने आपको इस मैपिंग के थ्रू बता दिया। अब आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, तो बिलीव मी आपको क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तभी मैं आपको बोलता हूं कि एक बार बेसिक्स वाली वीडियो को अच्छे से, जितना टाइम आप बेसिक्स पर लगाओगे उतना ही कम टाइम आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा।